नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की घबराहट, उसकी बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी अपना अमेरिका दौरा खत्म करके अब इंडिया वापस आ गए हैं और उनका अमेरिका दौरा तो 10 तारीख को ही खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के मन से अभी तक राहुल गांधी की कई बातों की घबराहट जो है वो निकल नहीं रही है, या कि बीजेपी अभी भी राहुल गांधी को एक है, या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसकी सत्ता के दिन गिने चुने हैं और जितने भी दिन बचे हुए हैं उसकी सत्ता के, उतने दिनों में वो राहुल गांधी को जितना कोस सकती है, जितना उनको अपशब्द कह सकती है और जितने तरह की धमकियां उन्हें दे सकती है, वो सब की सब राहुल गांधी को दे दी जाए। क्योंकि लगातार एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग राहुल गांधी को लेकर अपने मन में कितनी नफरत और कितनी घृणा पाले हुए हैं और उनके मन में कितने हिंसक विचार हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले बीजेपी के जो पूर्व विधायक है तरविंदर सिंह मारवा, उनका एक बयान आया था। बयान क्या, बल्कि वो तो बाकायदा बीजेपी का झंडा लेकर उन्होंने ये ऐलान किया था कि राहुल गांधी अब संभल जाओ, वरना तुम्हारा वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का होगा। इस घटना को हुए कई दिन बीत गए, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पर कुछ नहीं कहा। मोदी शाह ने चुप्पी धारण कर ली। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू जो नए बीजेपी में आए हैं और सांसद भी बन गए, मंत्री भी बन गए, उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी बता दिया। आतंकवाद का जितना नुकसान राहुल गांधी ने निजी तौर पर झेला है, उतना शायद भारत के किसी और नेता ने नहीं झेला, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी बताया गया। और इसके बाद कल शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं संजय गायकवाड़, उन्होंने तो सरेआम ऐलान किया कि मैं जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। ये भारत, लोकतांत्रिक भारत की हकीकत है, जिसको मोदी जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो विश्व शांति के माला जपते हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा अहिंसा का पुजारी बताते हैं, उनके सरपरस्ती में एक शिवसेना शिंदे गुट का विधायक सरेआम धमकी दे रहा है राहुल गांधी के लिए, और तब भी बीजेपी नेता इस पर कुछ नहीं बोलते। ज्यादा से ज्यादा जो जो बीजेपी अध्यक्ष है महाराष्ट्र इकाई के, उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था वो ठीक नहीं कहा था। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था, उसकी एक आधी अधूरी क्लिप काट कर उसको प्रसारित किया बीजेपी के आईटी सेल ने, जिसमें ये लग रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, और संजय गायकवाड़ ने इसी आरक्षण खत्म करने की बात पर राहुल गांधी के लिए इतनी इस तरह की धमकी दी। लेकिन यहाँ पर एक तो फेक न्यूज का मामला है, उस पर बीजेपी घिर रही है, और दूसरी ओर वो अपने साथी दल के विधायक का बचाव कर रही है, उसमें भी घिर रही है। और ये बातें यहीं तक खत्म नहीं हुई। आज फिर योगी सरकार के मंत्री ने इंदौर जाकर, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में जाकर उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने फिर से राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी और उनके साथ साथ केजरीवाल को भी नंबर 2 का आतंकी बता दिया और केजरीवाल को महाभ्रष्टाचारी बताया। तो बीजेपी नेताओं की ये सारी बातें बता रही हैं कि किस तरह बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर शाब्दिक हमले कर रही है, और शाब्दिक हमलों के जरिए वो हिंसा, शारीरिक हिंसा की एक तरह से धमकी दे रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इस देश ने बहुत सारे अपने नेताओं को इसी तरह की हिंसा में खोया है। गांधी जी से अगर हम शुरू करें तो गांधी जी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये 3 बहुत ही बुरी यादें हमारे सामने हैं, जिसमें भारत को शर्मिंदा होना पड़ा, विश्व के सामने उसका सिर झुक गया कि हम अपने नेताओं की इस तरह से हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन अब राहुल गांधी को फिर से धमकी दी जा रही है, और जिस मजबूत प्रशासन का दावा करते हैं मोदी, या जिस मजबूती का वो खुद दावा करते हैं, लेकिन उनके सरकार में क्या हो रहा है आप ये खुद देख लीजिए। हालत ये है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ जब कांग्रेस को एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, तो उसके लिए भी उसको धरना देना पड़ता है। आगे आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, जिसमें ये देखिए, ये जो बुल्ढाना का ये पुलिस स्टेशन है, जहां पर है कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी, और ये वहां बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आपको एफआईआर लिखनी पड़ेगी, और एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो भी नेता प्रतिपक्ष को मिली धमकी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है कांग्रेस को, ये आप देख रहे हैं। ऐसे में कल सुप्रिया श्रीनेत ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये सवाल उठाया था कि आखिर इस पर मोदी शाह कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों अपने नेताओं को चुप नहीं करा पा रहे, क्या ये उन्हीं के कहने पर हो रहा है, क्या ये उनके इशारे पर हो रहा है। बहुत गंभीर सवाल है, और इस पर अगर बीजेपी जवाब नहीं देगी तो तय मानिए जनता इस बार बीजेपी को जवाब दे देगी।
तो क्या है राहुल गांधी को धमकी देने के पीछे की हकीकत? क्यों मोदी शाह चुप्पी धारण किए हुए हैं? क्या डर है मोदी को खुलकर ये बोलने में अपने नेताओं से कि आप ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं और अब से ऐसे बयान नहीं आने चाहिए? ऐसा बोलने वाले मोदी क्यों मतलब कतरा रहे हैं ऐसा बोलने से? बल्कि वो कल गुजरात में थे तो वहां जाकर उन्होंने उल्टा राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधा, जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो आरोप हैं कि बीजेपी के जो सारे नेता जो बोल रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी शाह के इशारों पर हो रहा है, उस आरोप में सच भी लगने लगता है। तो क्या है सारा मामला, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत, नमस्कार। अमलेंदु जी, ये जो सारी घटनाएं हुई हैं बीते 8-10 दिनों में, एक के बाद एक लगातार, इस पर कहीं रोक ही नहीं लग रही है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई राहुल गांधी के लिए बहुत खतरनाक स्थितियां बन गई हैं और उससे भी ज्यादा देश के लिए? क्योंकि राहुल गांधी तो डरने वालों में है नहीं, बीजेपी उनको डराने की बहुत तरीके से कोशिश कर रही है। पहले बीजेपी उनको नौसिखिया बताती थी, पप्पू कहती थी, उनको शहजादा बता रही है, सब कुछ बोल दिया। अब इससे काम नहीं चला तो आतंकी बताने पे लग गई है। क्या लगता है बीजेपी नेताओं को, इस देश की जनता मूर्ख है जो वो जो बोलेंगे और जनता उसको चुपचाप मान लेगी, सुन लेगी? क्या लगता है? देखिए शर्मिष्ठा जी, बीजेपी को तो यही लगता है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो यही लगता है कि देश की जनता मूर्ख है। क्योंकि अब जो जिस तरह की बातें हो रही हैं वो सब यही समझा सकता है कि बीजेपी यही समझ रही है कि देश की जनता मूर्ख है और चीज़ों को नहीं समझती है। लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है, बल्कि जनता को जो मूर्ख समझने की कोशिश करते हैं शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि शायद वो लोग मूर्ख हैं। क्योंकि जनता सब कुछ समझती है और नेताओं के हाव भाव, उनकी बात करने के तरीके, वो क्या बातें करते हैं, जनता इसको अच्छे तरीके से समझने लगी है। आप देखिए, आप फील्ड में जाइए, ज़मीन पे कहीं जाइए और नेताओं के बयानों को लेकर अगर आप चर्चा कीजिए तो आम आदमी आपको कहता हुआ मिल जाएगा कि ये किस लिए ये बातें बोली जा रही हैं। तो जब आम आदमी इस चीज़ को समझ रहा है तो बीजेपी के नेता का कुछ बोल रहे हैं तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि जनता भी उसको अच्छे तरीके से समझ रही है, जनता मूर्ख नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ शर्मिष्ठा जी, ये भी सच है कि इस तरीके की बातें करके, खासतौर से राहुल गांधी को व्यक्तिगत टारगेट करके जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, ये राहुल गांधी के खिलाफ एक हिंसक माहौल तैयार करने की बीजेपी की कोशिशें हैं। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शायद जो उनके सबसे बड़े गुरु हैं आजकल, मोहन भागवत, उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना है। क्योंकि मोहन भागवत का कहना यह है कि भाई वो आप सत्ता पक्ष हैं, वो प्रतिपक्ष है, विरोधी नहीं है, वो आपका प्रतिपक्ष है। तो आप वो, उसका भी अपना एक विचार है, आपका भी अपना विचार है। अब मुझे नहीं मालूम कि मोहन भागवत जी भी इस बातें से मन से कह रहे हैं या जो बीजेपी की तरफ से ये माहौल तैयार किया जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, हिंसक माहौल जो तैयार किया जा रहा है, उसमें उनकी भी कोई रजामंदी है और आरएसएस में इन्वॉल्व है कि इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सब प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, और अगर प्रशिक्षित स्वयंसेवक राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो उनकी आरएसएस में ठीक से दीक्षा नहीं हुई, या फिर ये समझा जाए कि उनकी ठीक से दीक्षा हुई और आरएसएस जिस तरीके की कहा जाता है कि वो 4 तरीके की बातें और 10 तरीके की बातें करता है, तो उसी तरीके की 10 तरीके की बातें में एक मोहन भागवत एक तरीके की बातें कर रहे हैं, बाकी स्वयंसेवक राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहरीला जो है। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो यानी शर्मिष्ठा जी, राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोले हुए बैठे हैं और जिस तरह से बीजेपी के लोग बातें कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद डोडा में जिस तरीके की बातें की और आखिर में जब वहाँ उन्होंने अपनी जनसभा कर ली समाप्त, और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से कहा कि वो भारत माता की जय का नारा लगवाया, फिर वो खामोश हुए, फिर कहा कि भाई आप लोगों की ठीक से आवाज़ नहीं आ रही हैं और ऐसी आवाज़ आए कि नफ़रत की दुकान के सारे पिलर जो है गिर जाएं, ये कहने के लिए उन्होंने जिस तरीके से पॉज लिया, शर्मिष्ठा जी, उससे समझा सकता है कि ये राहुल गांधी के खिलाफ जो नफरत का जहर बीजेपी बो रही है, उसमें भी एक थोड़ा सा अंशदान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। क्योंकि डोडा में उन्होंने जिस तरीके की बात कही और जिस तरीके से पॉज लेकर के कहा कि नफरत के पिलर सारे गिर जाएं, उससे समझा जा सकता है कि ये संयोग नहीं है शर्मिष्ठा जी, ये निश्चित तौर पर प्रयोग है, और इसको शायद भारतीय जनता पार्टी किसी प्रयोग के तौर पर स्थापित कर रही है। जी बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं अमलेंदु जी की इनका थोड़ा सा अंशदान है, बल्कि मुझे तो लगता है मोदी और शाह, इन लोगों ने जैसे जिसको कहते हैं कि बीज से लेकर खाद पानी तक सबका इंतजाम बल्कि इन्हीं लोगों ने किया हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है और देश ने भी देखा है कि पिछले 10-11 सालों में किस कदर नफरत भरी हुई है। पहले भी देश में कई दल हुआ करते थे और आपसी मतभेद हुआ करते थे, विचारों के आदान प्रदान में तल्खियां भी हो जाती थी, लेकिन ऐसा माहौल कभी भी नहीं देखा गया। अब तो हम लोग ये देखते हैं कि टीवी स्टूडियो से लेकर संसद तक और सड़क तक कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां पर
दो पक्ष, यानी एक जो मोदी समर्थक या अंधभक्त है और दूसरा जो तार्किक बात करने की कोशिश करता है या उस अंधभक्ति के विरोध में अपने तर्क रखता है, उसको किस तरीके से अपमानित किया जाता है, ऐसी तमाम नजीरें हमारे सामने हैं। लेकिन राहुल गांधी, स्पेशली राहुल गांधी के खिलाफ ये जो नफरत का जहर बो रही है बीजेपी, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये काफी गंभीर बात है। क्योंकि जिसको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को जैसे एक वक्त होता था कि गांधी जी और नेहरू, ये दो लोग, गांधी जी और नेहरू जी, ये दो लोगों को संघ जो है अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता था और इसीलिए गांधी जी को तो सीधे सीधे उनकी हत्या की गई, जिसको संघ ने वध बोलकर, और अभी भी वो उसी तरीके से गांधी वध और उसके बाद गोडसे के मतलब पूजा और मंदिर बनना तक सारी चीजें अभी चल ही रही हैं, उन पर कोई लगाम नहीं लग पाई है। तो वो महात्मा गांधी से शुरू होकर राहुल गांधी तक ये तमाम जो चल रहा है, इसलिए क्योंकि ये लोग इस देश की जो संस्कृति है या इस देश में अनेकता में एकता की जो बात करते हैं, उसके खिलाफ बीजेपी है। हालांकि जैसा आपने कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि भाई हम पक्ष है, वो प्रतिपक्ष है और विचारों में मतभेद हो सकता है, ठीक यही बात रवनीत सिंह बिट्टू के अब्बास नकवी ने कही। एक चैनल ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भाजपा के संस्कार नहीं है और भाजपा में ये जो संस्कार, शालीनता, संस्कृति हमारी जो है वो अलग है, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा मैं नहीं जानता, और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये किसी के लिए भी नहीं कहना चाहिए, वो भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस तरह की बातें मुख्तार अब्बास नकवी ने कही। लेकिन उनके अलावा बीजेपी का और कोई नेता, उसने रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कुछ नहीं बोला। हालांकि संजय गायकवाड़ के बयान के बाद भी ऐसा ही हुआ कि कोई उसकी ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई। मतलब एकनाथ शिंदे ने कभी ये नहीं कहा कि हम इस बयान से किनारा करते हैं, वो महाराष्ट्र के सीएम है, उनको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। हम पहले वो देख लेते हैं, कुणाल चौधरी जब अपने समर्थकों, मतलब अपने लोगों के साथ पहुंचे थे, कांग्रेस के लोग किस तरीके से बैठे हुए थे बुल्ढाना स्टेशन पर, देख लेते हैं एक बार उस क्लिप को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सुना नहीं तो अभी आप कह रहे हो हमने सुना रहा है आपको, मैं हम FIR कराएंगे, FIR करेंगे आप। कौन है एसपी, कौन है एसपी? नहीं बोलवा, एसपी को मालूम है ठाकरे जी एसपी ना बोलवा ही थे। ये तो 11 महीने रहे तो इसका क्या मतलब है? क्यों बंद करो, क्यों बंद करें? नहीं आप क्यों बंद करें? ये बंद थोड़ी नहीं होगा, क्यों बंद होगा? आप यहाँ पे FIR करें, या आप तो FIR करें तो हम 1 मिनट सुनो, हम सुनने वाले नहीं है, नहीं आप FIR करो। अमरिंदर जी, जब कांग्रेस के नेताओं को, मतलब कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है और इस बार उसके काफी सीटें भी आई हैं और राष्ट्रीय दल है, देश का सबसे पुराना दल है, और उसके नेताओं को जब अपने ही नेता पर मिली एक धमकी के कारण FIR कराने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। हम देख रहे थे कि किस तरीके से वहां उनको धरना एक तरह से देना पड़ा कि आप FIR दर्ज करिए वरना हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जब इतना जोर एक पार्टी के लोगों को लगाना पड़ रहा है, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी के, तो महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसके बाद क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में ये जो महायुति की फिर से बहुमत के साथ सरकार बनने के दावे किए जाते हैं, उसमें कहीं कोई सच्चाई आपको दिखती है, या ये कि एक आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर कितना भयभीत हो सकता है मोदी के शासनकाल में, क्या कहेंगे? देखिए सुमित्रा जी, अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिसका लगभग 65 वर्षों तक देश पे शासन रहा हो, उसका बड़ा नेता, और जो सिर्फ उसका बड़ा नेता नहीं है बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, अगर उसको इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। अगर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर इस तरीके की गंभीर चीज़ें पैदा हो रही हैं तो समझा सकता है कि किसी भी एक आम आदमी को जो सरकार के अन्याय के खिलाफ या किसी सरकारी आदमी के अन्याय के खिलाफ जरा भी आवाज़ उठाता है तो उसको किस तरीके से धमकियां मिलती होंगी, ये साफ तौर पे समझा सकता है समिता जी। तो ये वास्तव में एक चिंता का विषय पूरे देश के लिए है कि अगर राहुल गांधी को इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं और सत्ता पक्ष के द्वारा दी जा रही हैं इस तरीके की धमकियाँ, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि सत्ता के खिलाफ कोई भी आवाज़ जो उठती होगी उसको किस तरीके से परेशान किया जाता होगा। राहुल गांधी ने जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियाँ पैदा की हैं, और कल जो नरेंद्र मोदी ने अपने 100
दिन का रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया उसमें कहा भी है कि मुझको 100 दिनों में जो है बहुत अपमानित किया है विपक्ष ने। तो जो विपक्ष ने अपमानित किया है, जो बातें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो विपक्ष ने अपमानित नहीं किया है। विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं मित्रा जी 100 दिन के कामकाज को लेकर, और कल जिस तरीके से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और 100 दिन का जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया नरेंद्र मोदी की सरकार का कि किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, किस तरीके से रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, किस तरीके से महंगाई बढ़ी है, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, ये सारे जो सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से, उससे साफ तौर पर समझा सकता है कि परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बढ़ रही है कि विपक्ष लगातार सवाल पूछा है और इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो जब सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है तो विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता है और जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है उसके खिलाफ नफरत की खेती बोई जा रही है। और राहुल गांधी यही बात कहते रहे हैं। राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसमें यही कहा था कि नफरत जो बोई जा रही है लगातार, वो एक समाज के प्रति हो, किसी वर्ग विशेष के प्रति हो, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, उसके खिलाफ राहुल गांधी की वो यात्रा थी। और राहुल गांधी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर के आए हैं। तो राहुल गांधी जो मोहब्बत के दुकान लेकर आए नफरत के बाजार में, तो ये नफरत का बाजार जो है वो नफरत के शॉपिंग मॉल में बदलता जा रहा है। इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि वो नफरत का शॉपिंग मॉल लहलहाता रहे, नफरत की खेती लहलहाती रहे। इसकी लिए जो है बीजेपी के नेताओं द्वारा इसके प्रयास किए जाने से मित्रा जी साफ तौर पर समझा जा सकता है। राहुल गांधी को लेकर अगर केंद्रीय मंत्री एक जो है वो आतंकवादी शब्द इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरीके से यूपी का एक मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश जाता है तो वहाँ जाकर वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये संयोग नहीं है समिता जी, ये निश्चित तौर पर सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है और ये प्रयोग है। और राहुल गांधी की जीवन के लिए खतरे जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं और ये तैयारी जो है वो सत्तारूढ़ दल इस तरीके से कर रहा है समित्रा जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की जिंदगी के लिए खतरे, क्योंकि राहुल गांधी का होना ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपने नफरत की जो बात की जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने एक लंबी मुहिम छेड़ी हुई है और वो इस काम में लगे हुए हैं कि जब तक इस देश से नफरत को वो खत्म नहीं कर देते, इसका पुराना जो प्यार भाईचारा सद्भाव का माहौल है वो लौटा नहीं देते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये राहुल गांधी की रणनीति है। लेकिन मोदी ने कल गुजरात में अपने 100 दिन पूरा होने पर बहुत सारी बातें कही, जैसे आपने बताया कि उन्होंने खुद को पीड़ित ही बता दिया कि मुझे बहुत टारगेट किया गया। लेकिन खुद मोदी ने किस तरीके की बातें की हैं विपक्ष के लिए या इशारों में, हम सुन लेते हैं मोदी ने क्या कुछ कहा कल। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वही देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में 2 संविधान, 2 विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी। अमरेंद्र जी, ये लोग मोदी जी को आखिर डर किस बात का है? किन लोगों के बारे में बोल रहे हैं? वो सीधे सीधे नाम क्यों नहीं लेते हैं? किस बारे में बात कर रहे हैं मोदी? ये समझना किसी के लिए भी कठिन नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को वापस वहां पर लाने का दावा जो किया है राहुल गांधी ने किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। उन दोनों के गठबंधन पर अमित शाह पहले ही बहुत सारे सवाल उठा चुके हैं। मोदी भी अब गुजरात जाकर उनको जम्मू कश्मीर का प्रचार करना था। ये लोग बोलकर मोदी अपना डर आखिर कहां तक जाहिर करेंगे? और या मोदी के दिमाग में कोई और लोग भी हैं जिनका नाम हो सकता है? क्योंकि चलिए हम ये भी सुन लेते हैं रघुराज सिंह, जिनकी बात हमने सबसे शुरू में की थी, जो यूपी के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले एक बार उसको भी सुन लेते हैं
फिर मोदी जी के ये लोग पर आते थे। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है, बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए, ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी है। यहाँ पे आपने सुन लिया अमलेंदु जी, ये जो भाषा है, पता नहीं मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के कौन से संस्कारों की बात कर रहे थे, शालीनता संस्कार सबकी बात उन्होंने की थी। यहाँ हमने रघुराज सिंह जो तो खाटी भाजपाई नेता है, उनके मुंह से हम लोगों ने सुन लिया किस तरीके की बातें हो रही हैं, और बाप दादा सबका जिक्र कर दिया और जाति पर उतर आए। तो क्या मोदी जी का इशारा इन्हीं लोगों की ओर था कि ये जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की जो बात कर रहे हैं, या मोदी कुछ और बोलना चाह रहे थे? जो कुछ बोलना चाह रहे थे साफ साफ बोलने से क्यों डर रहे हैं? मुझे लगता है समिता जी, शायद मोदी जी के ऊपर बीजेपी नेताओं ने बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया है और मोदी जी खुलकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। वरना मोदी जी को साफ साफ नाम लेना चाहिए था, कौन लोग हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं, और साफ नाम लेने चाहिए थे। मोदी जी अगर नाम लेने से बच रहे हैं तो शायद वो रघुराज सिंह और कौन कौन जो हैं तमाम लोग जो बातें करते हैं, शायद रवनीत सिंह बिट्टू, इन सब के लिए कहना चाहते होंगे, लेकिन डरे हुए लगते हैं मोदी जी, शायद इनका नाम लेने से बचना चाहते हैं। और वरना फिर मोदी जी को अपना साफ नाम लेना चाहिए था, कौन लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। जहाँ तक 370 की बात है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की वापसी की बात की है। कांग्रेस ने नेशनल हो जो उसका स्टेट हो जाए वो वापस दिलाने की बात की है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो कहें कि वो स्टेटहुड नहीं देंगे जम्मू कश्मीर का वापस। भाई आपकी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि आप स्टेटहुड देंगे, कब देंगे ये आपने समय नहीं बताया है। तो राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड दिलाएंगे और इसी सरकार से दिलाएंगे, और नहीं दिलाएगी तो सरकार बदलेगी तब हम स्टेटहुड दिलाएंगे। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो जाके साफ साफ कहें कि वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड उसका वापस नहीं करेंगे। तो ये तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं प्रधानमंत्री ये कहने की। तो जो हिम्मत जुटानी चाहिए वो हिम्मत प्रधानमंत्री को दिखानी चाहिए। आखिर डरते प्रधानमंत्री अब किससे हैं? वो 56 इंच की छाती जो हुआ करती थी, वो 56 इंच की छाती कहाँ चली गई? वो खुल करके बातें कह सकती थी, आज वो किससे डर रहे हैं? तो ये प्रधानमंत्री का अपना एक ठीक है अब तरीका उनका बदल रहा है, हालांकि उनका अब सूरत भी बदल रही है समिता जी, सिर के बाल जो है वो कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं। तो वो पता नहीं वो क्या क्या बातें सोशल मीडिया पे चलती हैं, उन सोशल मीडिया की बातों पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जो प्रधानमंत्री बातें कर रहे हैं, जो उनके लोग बातें कर रहे हैं, उनके जो नेता बातें कर रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा की जानी चाहिए। तो अगर मुख्तार अब्बास नकवी को लगता है कि भाजपा के संस्कार नहीं है, तो भाजपा के संस्कार कौन से फिर मुख्तार अब्बास नकवी बताएं। मुख्तार अब्बास नकवी तो खुद ट्रोल हो जाएंगे सुमित्रा जी, और पहले हो चुके हैं ट्रोल। वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी को लोग ट्रोल कर चुके हैं, बीजेपी के ही लोग ट्रोल कर चुके हैं। सुषमा स्वराज को लोग ट्रोल कर चुके हैं, बीजेपी के लोग ही ट्रोल कर चुके हैं। और जिस मध्य प्रदेश में ये बैठकर के बातें कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मंत्री, वहीं के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उनकी पत्नी को ट्रोल कर चुके हैं कोरोना काल में बीजेपी के लोग ही। तो ये अपने लोगों को ही ट्रोल कर देते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो बता रहे हैं भाजपा के संस्कार नहीं है, तो भाजपा के संस्कार क्या है वो बता दें क्या है भाजपा के संस्कार। यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी को ट्रोल कर दिया था लोगों ने, जब मोदी जी का नाम घोषित हुआ था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने जा रहे हैं। तो ये अपनों को माफ नहीं करते हैं तो ये दूसरों को क्या माफ करेंगे। तो बहरहाल समिता जी ये बात सही है कि अगर आज कोई नफरत का माहौल जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो ये नफरत का माहौल जो है बीजेपी को भी डसेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो गड्ढे आप दूसरों के लिए खोदते हैं वो गड्ढे आपके लिए भी तैयार होते हैं, और ये हमने इतिहास में लगातार देखा है। तो इस तरीके की कारस्तानियाँ जो बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी को भी आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकती है, ये बीजेपी को समझना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी कहीं बची है क्या? क्योंकि नमो पार्टी में जब बदल चुकी है तो बीजेपी अब जो कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, अगर वो बात सही है उनकी कि ये बीजेपी के संस्कार नहीं है, तो फिर नमो पार्टी के संस्कार होंगे फिर।
तो डिफ्रेंशिएट करना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी को कि ये बीजेपी की संस्कार नहीं है, नरेंद्र मोदी की पार्टी की संस्कार है। ये कहना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी को, ये हिम्मत दिखानी चाहिए। जिस तरीके से नितिन गडकरी हिम्मत दिखा रहे हैं कि उनको भी प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, दूसरे दलों ने ऑफर दिया था, तो यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चीज़ें बीजेपी के अंदर तैयार हो रही हैं। अगर गडकरी कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था और मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की संस्कार नहीं है, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी को चुनौतियां मिलना शुरू हो गई बीजेपी के अंदर। तो क्या इसको इस तरीके से देखा जाए? एक ये देखने का नज़रिया भी हो सकता है। ये चीज़ें हैं कि नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन एक नज़रिया हो सकता है इन सारी चीज़ों को क्लब करते हुए अगर देखा जाए सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो सारी घटनाएं हैं इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी अगर अमेरिका जाकर कोई बयान देते हैं तो उनके बयान को आधे अधूरे तरीके से प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे बीजेपी का क्या खेल है, इसको समझना जरूरी है। दूसरी बात, अभी कल से जम्मू कश्मीर में कल जैसे पहले दौर की वोटिंग है, उसके बाद हरियाणा चुनाव के लिए भी तैयारियां तेज हैं। अवनिंदु जी, क्या ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की धमकियां जो है वो दी जा रही है राहुल गांधी को, ताकि चर्चाएं इस पर होने लगे और जनता जो है इसमें उलझ कर रह जाए और असल मुद्दों से ध्यान हटे? क्योंकि कुछ समय पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि गांधी परिवार पर अटैक क्यों होते हैं, उसका एक उन्होंने कारण बताया था। उन्होंने ये कहा था क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो लोकतंत्र, एकता और सद्भाव के लिए है और हम इसके लिए लड़ते हैं। और राहुल गांधी ने उसमें बाकायदा ये बताया था कि मेरे परिवार ने तो इसमें शहादत भी दी है और हमारे परिवार से 2 शहीद हुए हैं। और खुद उनके परनाना जैसे जवाहरलाल नेहरू, जब वो आजादी के वक्त कम से कम 8 से ज्यादा साल तो वो जेल में उन्होंने बिताए हैं, तो त्याग कम नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की भाषा रघुराज सिंह बोल रहे थे कि बाप ये था और दादा ये था, और इस तरीके की भाषा जो उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, जाहिर है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जैसे अगर वो ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र, सद्भाव और एकता की बात करते, तो ये शब्द जो है, ये शब्द सीधे सीधे लागू नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए काम करना पड़ेगा। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखना है या भारत में सद्भाव को कायम रखना है या एकता को मजबूत करना है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है और लगातार प्रयास करने की जरूरत है, जिस पर कांग्रेस पार्टी काम करती है। जैसे उसके घोषणा पत्रों में भी जाहिर होता है, या जो लोकसभा चुनाव का जो न्याय पत्र था उसमें उसने जो बातें कही थी कि भाई देश से जब गैर बराबरी मिटेगी, जब धर्म और जाति का झगड़ा मिटेगा, जब ऊंच नीच का भेद मिटेगा, तब जाके ये चीजें कायम होगी। यानी एक लंबी प्रोसेस है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है। मगर बीजेपी इस प्रोसेस पर बिल्कुल नहीं आना चाहती और ना वो चाहती है कि लोगों का ध्यान इस पर जाए। क्या इस वजह से राहुल गांधी पर अटैक हो रहा है, और खासकर इन चुनाव के वक्त में, ताकि जनता का ध्यान मुद्दों से भटके? निश्चित तौर पर सुमित्रा जी, देखिए जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, जनता खदेड़ रही है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से खबरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुरुक्षेत्र में सभा हुई, बताया था मुश्किल से 5000 आदमी भी नहीं थे। तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो उससे बीजेपी बहुत घबराई हुई प्रतीत होती है और ये लगता है कि बीजेपी ये समझ रही है कि चुनाव में उसको भारी नुकसान होने जा रहा है। महाराष्ट्र को लेकर के भी जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि उनका एकनाथ शिंदे के साथ मामला ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है और वहाँ भी टूट फूट की खबरें बीजेपी के सहयोगियों के साथ में आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से बीजेपी घबराई हुई लगती है। और इधर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल उठाए, उन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नज़र नहीं आ रहे हैं। जातिगत जनगणना का सवाल जो था वो अभी तक राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ उठा रहे थे, इंडिया गठबंधन उठा रहा था, समझा जाता था कि इंडिया गठबंधन के कुछ दलों की इसमें सहमति नहीं होगी। लेकिन कल जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो इसके खिलाफ हैं और ये करा क्यों नहीं है, इनको स्पष्ट करना चाहिए, ये बताएं कि इसके समर्थन में या विरोध में। इससे ये साफ हो गया कि राहुल गांधी का मुद्दा पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर उठा रहा है और उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। उन मुद्दों के कोई सवाल, उनके जवाब नहीं है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर कोई मुद्दे नहीं होंगे और जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं उन पर चुनाव होंगे विधानसभा के भी, तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और सरकारें उसकी नहीं बन रही हैं। और अगर सरकारें नहीं बनेंगी, हाथ से निकल जाएंगी, खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारें, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और बीजेपी के अंदर ही उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगेंगे। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, उनको एक तरीके से जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस तरीके से निरूपित किया जाए और व्यक्तिगत हमले राहुल गांधी के ऊपर किए जाएं। इसी रणनीति के तहत ही हमले किए जा रहे हैं। और ये समित्रा जी, जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, ये
प्रक्रिया उसी समय शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि जब लोकसभा में जो अनुराग ठाकुर हैं, बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी और उस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। और फिर अखिलेश यादव किस तरीके से सदन में उतरे राहुल गांधी के समर्थन में और अनुराग ठाकुर को उन्होंने घेरा और काफ़ी ज़्यादा उस पर हंगामा हुआ। तो यानी ये प्रक्रिया शर्मिष्ठा जी उस समय से शुरू हो गई थी और अब जो ये बातें हो रही हैं ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो ये कोई संयोग नहीं है कि बिट्टू के मुंह से कुछ निकल गया या रघुराज सिंह के मुंह से कुछ निकल गया या शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के विधायक हैं उनके मुंह से कुछ निकल गया। ये मुंह से कुछ निकलने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत तो एक प्लानिंग के तहत इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं ताकि राहुल गांधी पे हमले किए जाएं और जो जनता के असली मुद्दे हैं या राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। हालांकि लोकसभा में भी राहुल गांधी ने कह दिया था कि मुझ पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है, ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अर्जुन ने जिस तरीके से मछली की आंख अर्जुन को दिखाई पड़ती थी, मुझे भी वो अर्जुन की आंख दिखाई पड़ रही है, मुझे ये जातिगत जनगणना करानी है, इसलिए मुझ पे इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि उनके उसी तरीके से लक्ष्य पे अपनी टिकी हुई है नज़र, जिस तरीके से अर्जुन की नज़र मछली की आंख पे टिकी हुई थी, तो वो इससे डिगने वाले नहीं है। तो इसीलिए राहुल गांधी पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा, ये बात बीजेपी समझ रही है। अब राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से शिवसेना के नेता ने बयान दिया, बिट्टू ने बयान दिया, उसको लेकर वहाँ कुणाल चौधरी की हम लोगों ने दिखाई बाइट की वो किस तरीके से बैठे हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो है वो आज पूरे तहसील स्तर पे इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है कि वो जाकर के FIR लॉन्च कराएंगे। जो जीतू पटवारी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुबह एक वीडियो भी जारी किया है कि वो किस तरीके से इस पे खिलाफ जाकर के जगह जगह कराया जाएगा। तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कंसर्न तो है कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस इससे घबरा जाएगी या राहुल गांधी इससे घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ भी अभी तक नजर नहीं आ रहा है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, और ऐसा दिख रहा है कि मोदी जो है वो बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। मतलब अगर ये सब जैसा कांग्रेस का आरोप है कि ये सब मोदी और शाह की शह पर, उनके इशारों पर ये हो रहा है, तभी ये बीजेपी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। क्योंकि अगर मोदी को आपत्ति होती या उनको कुछ गलत लगता तो वो तुरंत इनको चुप करा देते। वो अभी तक चुप नहीं कराए, वो एक के बाद दूसरी घटना हो ही जा रही है। मतलब उस पर कोई सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लग रही। इससे समझ में आता है कि ये एक सोची समझी पूरी एक प्लानिंग के तहत बीजेपी काम कर रही है, जिसमें मकसद है कि किसी भी तरह से लोगों का ध्यान भटकाना, राहुल गांधी को डराना, कांग्रेस को डराना। लेकिन यहीं पर बीजेपी मात खा रही है क्योंकि वो न राहुल गांधी को समझ पाई है न कांग्रेस की प्लानिंग को समझ पा रही है। उसको ये लग रहा है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, तो वो इस पर बड़ी खुशफहमी में है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी ने, आपने जैसा कहा कि उन्होंने ये कह दिया था कि मैं अपने लक्ष्य से हटने वाला नहीं हूँ, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। श्रीनगर की रैली में उन्होंने कह दिया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सफेद टी-शर्ट लाल हो जाएगी, मतलब मैं डरने वाला नहीं हूँ, साफ साफ कह दिया है। इसके बाद भी अगर आप राहुल गांधी को बोलना चाह रहे हैं, आप शब्द कहना चाह रहे हैं, तो आपका मुंह, आपकी सोच, आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन इस देश का कानून क्या इस बारे में, या न्यायपालिका इस बारे में संज्ञान लेगी, या लोकसभा में कभी इस तरह का कोई मुद्दा उठेगा कि आप नेता प्रतिपक्ष को धमकियां मिल रही हैं और प्रधानमंत्री चुप हैं? अगर संसद में जब ये शुरू होगा संसद और इस तरह की बात उठेगी, तब मोदी किस तरह से घिरेंगे? इन सारी बातों पर मोदी को सोच लेना चाहिए। फौरी फायदा अगर मोदी देख रहे हैं तो वो अपना खुद का दूरगामी नुकसान करा रहे हैं, ये आज की स्थिति में समझा जा सकता है। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।